नमस्कार। आज हम एक ऐसे शब्द को समझने की कोशिश करेंगे जो इतिहास की किताबों से लेकर आज की राजनीतिक बहसों तक हर जगह छाया हुआ है। एक ऐसा शब्द जिसे कुछ लोग सम्मान से जोड़ते हैं तो कुछ विवाद से। वो शब्द है आर्य। तो सवाल यह है कि आखिर इसका असली मतलब है क्या? चलिए पता लगाते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये आर्य है कौन? ये सवाल सुनने में जितना सीधा लगता है ना, इसका जवाब उतना ही गहरा और उलझा हुआ है। और इसी जवाब ने सदियों से हमारे इतिहास को एक दिशा दी है। और इसका जो असली जवाब है वो शायद थोड़ा हैरान कर दे, क्योंकि अगर हम सबसे पुराने ग्रंथों को उठाकर देखें तो एक बात साफ हो जाती है। आर्य होने का लेना देना किसी खास खानदान, नस्ल या जन्म की जगह से है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये शायद सबसे बड़ी गलतफहमी है और आज हम इसी को दूर करने वाले हैं। तो फिर जवाब छिपा कहाँ है? जवाब मिलता है किसी व्यक्ति के चरित्र में, उसके आचरण में, उसके कर्मों में और नैतिकता के उस रास्ते पर चलने की उसकी नीयत में। सीधी सी बात है, ये पदवी जन्म से नहीं बल्कि कर्म से मिलती है। तो आइए सबसे पहले वैदिक आदर्श की जड़ों तक चलते हैं। वो आदर्श जो चरित्र को मापता है, जन्म को नहीं। यहीं से इस शब्द की असली कहानी शुरू होती है। आप देखिए, इस शब्द में ही इसका मतलब छुपा है। आर्य शब्द संस्कृत की री धातु से निकला है, जिसका सीधा सा मतलब है आगे बढ़ना, ऊपर उठना या तरक्की करना। मतलब ये कोई रुकी हुई पहचान नहीं है, बल्कि लगातार बेहतर होने का एक सफर है। तो फिर वेदों के हिसाब से आर्य कौन है, इसकी पहचान क्या है? इसको ना एक तरह की मोरल चेकलिस्ट समझिए। क्या कोई सच बोलता है? क्या वो न्यायप्रिय है? क्या उसे ज्ञान की तलाश रहती है? क्या उसके अंदर दया का भाव है? और सबसे जरूरी, क्या वो धर्म के रास्ते पर चलता है? अब एक बात पर गौर कीजिए, ये सारे के सारे गुण ऐसे हैं जो कोई भी इंसान अपनी मेहनत से, अपने कर्मों से कमा सकता है। ये विरासत में नहीं मिलते। और ये कोई आज की व्याख्या नहीं है, ये बात सीधे ऋग्वेद में लिखी है। श्लोक कहता है आर्याम सत्वम उत्तमम, जिसका मतलब है आर्य वो है जिसके गुण श्रेष्ठ और उत्तम हो। बात बिल्कुल साफ है ना? लेकिन समय के साथ इस शब्द के मतलब पर एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक बहस छिड़ गई। चलिए उस बहस को समझते हैं और देखते हैं कि अलग अलग व्याख्याएं क्या थीं। लेकिन यहीं पर कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। अगर आर्य होना एक नैतिक गुण है, तो फिर इतिहास की किताबों में आर्य लोगों का जिक्र क्यों मिलता है? आखिर ये लोग कौन थे और ये आए कहां से थे? इस सवाल ने इतिहासकारों को सदियों तक उलझाए रखा। अब इस सवाल पे ना दो बड़ी थियोरीज हैं जो एक दूसरे के सामने खड़ी हैं। एक तरफ है 19वीं सदी के कुछ विदेशी इतिहासकारों की आर्यन इन्वेजन थ्योरी। ये कहती है कि आर्य लोग सेंट्रल एशिया से भारत आए थे। और फिर दूसरी तरफ है हमारे वैदिक ग्रंथ और आज के आर्कियोलॉजिकल सबूत। ये बिल्कुल अलग कहानी बताते हैं। इनके हिसाब से आर्य भारत के ही मूल निवासी थे और जो महान सिंधु सरस्वती सभ्यता थी वो इसी संस्कृति का एक हिस्सा थी। वैसे आज की तारीख में आक्रमण वाली थ्योरी को तो ज्यादातर वैज्ञानिक सबूत न होने की वजह से खारिज कर दिया गया है। लेकिन हाँ, माइग्रेशन यानी प्रवासन को लेकर बहस आज भी चलती रहती है। अब कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं 19वीं सदी में। यहां एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ जिसने आर्य शब्द के असली वैदिक मतलब को फिर से जिंदा करने का बीड़ा उठाया। ये आंदोलन था आर्य समाज। इस आंदोलन के संस्थापक थे महर्षि दयानंद सरस्वती और उन्होंने आर्य की परिभाषा को फिर से उसके नैतिक आधार पर लाकर खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा, आर्य वो है जो सच को अपनाता है और अनार्य वो है जो झूठ और अज्ञान में जीता है। कितना सीधा और कितना शक्तिशाली विचार है। और ये सब शुरू हुआ साल 1875 में, जब महर्षि दयानंद ने मुंबई में आर्य समाज की नींव रखी। ये एक ऐतिहासिक पल था जिसने भारत के सामाजिक और आध्यात्मिक माहौल को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो आखिर आर्य समाज का मिशन क्या था? इसके दो बड़े लक्ष्य थे। पहला, वेदों के असली ज्ञान को धूल की परतों से निकालकर वापस लोगों के सामने रखना। और दूसरा, समाज में जो बुराइयां घर कर गई थीं, जैसे अंधविश्वास और जन्म पर आधारित जाति प्रथा, उन पर सीधा हमला करना। और इस मिशन को पूरा करने के लिए उन्होंने 10 सिद्धांत दिए। इनमें से 4 प्रमुख सिद्धांत देखिए। सच को अपनाना, धर्म के रास्ते पर चलना, अज्ञान को मिटाकर ज्ञान फैलाना और समाज की भलाई को अपना सबसे बड़ा कर्तव्य मानना।
ये सिर्फ कोई फिलॉसफी नहीं थी, बल्कि जीने का एक तरीका था। तो चलिए अब देखते हैं कि आर्य समाज के इन विचारों का भारतीय समाज पर क्या और कितना गहरा असर पड़ा। इसकी विरासत आज भी हमारे बीच जिंदा है। शायद सबसे बड़ा और सबसे जरूरी प्रभाव जो पड़ा वो था शिक्षा के क्षेत्र में। आर्य समाज ने इस सोच को तोड़ा कि ज्ञान कुछ ही लोगों तक सीमित रहना चाहिए। जरा सोच कर देखिए, उन्होंने गुरुकुल कांगड़ी जैसी यूनिवर्सिटी बनाई और डीएवी स्कूलों कॉलेजों का वो विशाल नेटवर्क खड़ा किया जो आज भी देश के कोने कोने में ज्ञान की रोशनी फैला रहा है। पर शायद उनका सबसे क्रांतिकारी काम था महिला शिक्षा की वकालत करना, वो भी एक ऐसे दौर में जब इसके बारे में सोचना भी मुश्किल था। शिक्षा के साथ साथ आर्य समाज सामाजिक न्याय का भी एक बहुत बड़ा सिपाही बना। उन्होंने समाज में गहरी जड़ें जमा चुकी कुरीतियों पर सीधा प्रहार किया। उन्होंने सती प्रथा, बाल विवाह और छुआछूत जैसी अमानवीय प्रथाओं के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने विधवाओं के दोबारा विवाह के लिए लड़ाई लड़ी और जन्म पर आधारित जाति व्यवस्था को चुनौती देते हुए ये ऐलान किया कि वेदों की नज़र में हर इंसान बराबर है। और देखिए, जब समाज में आत्मसम्मान और बराबरी की ऐसी लहर उठती है तो उसका असर राजनीति पर पड़ना तो तय है। इसी सामाजिक क्रांति ने भारत की राजनीतिक चेतना को भी जगाया और आज़ादी की लड़ाई के लिए जमीन तैयार की। लाला लाजपत राय और स्वामी श्रद्धानंद जैसे कई महान स्वतंत्रता सेनानी आर्य समाज के विचारों से गहराई से प्रभावित थे। आत्म सुधार का जो संदेश आर्य समाज ने दिया वही आगे चलकर स्वराज्य यानी अपने राज की राष्ट्रीय भावना का आधार बना। और ये सब हमें इस सफर के सबसे खूबसूरत पड़ाव पर लाता है, आर्यकरण। इसका मतलब धर्म परिवर्तन बिल्कुल नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है इंसान को बेहतर इंसान बनाना। ये हर किसी के लिए खुला एक नैतिक और आध्यात्मिक विकास का रास्ता है। तो आखिर में सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आती है, वो यही है कि आर्य होना कोई विरासत नहीं है जो किसी को जन्म से मिल जाए। नहीं, ये एक चुनाव है, एक फैसला है, एक श्रेष्ठ इंसान बनने का, एक कभी न खत्म होने वाला सफर है। तो सवाल ये नहीं रह जाता कि कौन आर्य पैदा हुआ। असली सवाल तो ये है कि क्या हम सब एक आर्य यानी कि एक बेहतर, एक श्रेष्ठ इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं।